अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ फातिमा अख्तर और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। हफ्ते का आगाज़ आज हो चुका है और वीकेंड बड़ा टफ गुजरता है। वीकेंड के ऊपर बड़े सारे काम होते हैं, जितने काम होंगे उम्मीद करते हैं कि आपके सारे काम हो चुके होंगे। लेकिन आज मंडे को जब ऑफिस जा रहे होते हैं ना, तो कभी कभार एक सुस्ती एक ऐसी शय है जो आपको फौरन से आके बोलती है, यार क्यों जा रहे हो, किस लिए, क्या करना है? दिल नहीं चाह रहा होता, मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? दिमाग भी नहीं मान रहा होता है। हाँ, कुछ के पास तो दिमाग ही नहीं होता, वो मानना ना मानना एक बराबर हो जाता है। लेकिन मोटिवेशन के लिए हम पता है क्या करते हैं? मोटिवेशन के लिए फातिमा को आगे कर देते हैं। फातिमा जो अच्छी अच्छी बातें बताती हैं उससे इंसान मोटिवेट होता है। तो फातिमा, क्या आप मोटिवेशन के लिए कुछ बताएं ना आज भाई, क्या मेरा अच्छी एक फार्मूला है, वो यही फार्मूला है कि भाई जब आप उठें और उसके बाद अल्लाह के नाम का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें, और फिर अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको बोलें कि भाई ये काम आज होगा। और कोई जो भी टारगेट होता है, क्योंकि हर शख्स का एक टारगेट होता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं, आज जो अच्छा दिन गुजरेगा और इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी वो बेहतरी की तरफ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो मैं तो इसलिए पॉजिटिव। अच्छा, मेरी मोटिवेशन पता क्या होती है? मेरी मोटिवेशन ये होती है कि जब हम जाकर 10:10 पे बैठेंगे तो आज फातिमा ने अच्छी बात क्या की, वो मोटिवेशन होती है। चलिए जी, इतनी अच्छी बात के लिए ये इसरार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा फॉर्मेट भी यही कि अच्छी बात से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज जो हम अच्छी बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है, और वो क्या मुख्तलिफ है वो बताते हैं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि नेकी या अच्छा इंसान बनने के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना ज़रूरी है। जैसे कि आजकल लोग एक रेस में शामिल हो गए हैं, और उस रेस में शामिल तो है, मगर ये होता है कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रही, या मैं क्यों नहीं आगे जा रहा। तो अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े बड़े काम करना ज़रूरी नहीं होता जनाब। यही चीज़ जो हम बता रहे होते हैं, अच्छी बात में भी आज यही बात है, जो कि एक माशरे की झलक आज इस अच्छी बात में दिखेगी। क्योंकि देखें ना बिलाल, अगर सपोज करें एक छोटी सी मिसाल ले लें कि भाई उसके पास गाड़ी है, उसके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास छोटी गाड़ी क्यों है? उसके पास घर है तो हमारे पास घर क्यों नहीं है? और घर है भी तो इतना बड़ा क्यों नहीं है? तो भाई ये बड़े बड़े कारनामे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातें, जैसे किसी के साथ नरमी से पेश आना, रास्ते में पड़ा कचरा उठाना, किसी दुखी दिल को तसल्ली देना, ये वही काम है जो इंसान के असल खूबी को जाहिर करता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई कि बड़े बड़े काम करना ज़रूरी नहीं है। और आपको ये मैं एक बात बता दूं, आपने सोचा है कि किसी थके हुए मजदूर को एक गिलास पानी दे देना या किसी बूढ़े को सड़क पार करा देना, ये तो महज चंद लम्हों का काम है ना। लेकिन अगर इसका असर उस शख्स की ज़िंदगी पर गहरा होता है तो फिर उसके अंदर एक चेंज भी आता है, और शायद इसी लम्हे में हमारी इंसानियत का असल इम्तिहान भी हो जाता है। अच्छा, आप कभी ऐसा काम करें ना, जो भी मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है, इंटरनली आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब हम बगैर किसी लालच के, बगैर नमूद नुमाइश के किसी की भी मदद करते हैं। मतलब हमें ये पता होता है, बेलॉस एक वर्ड होता है, बेलॉस अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम सब दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक शख्स के लिए दुनिया जरूर बदल सकते हैं। बिल्कुल, और बाज़ औक़ात वो एक शख्स हम खुद भी हो सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जब हम खुद छोटे नेक काम करते हैं तो हम अंदर से बेहतर महसूस करते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं, और यही असल कामयाबी। बिल्कुल, और यही इंसानियत भी है मेराज, है कि हम सब के काम आए, चाहे कितने भी छोटे हों बड़े हों, नेकी क्यों ना हो, और वो नेकी के ज़िम्मे में आते भी नहीं, क्योंकि हर काम हमें तो वैसे भी इस्लाम में बताया कि हर काम करें तो वो एक नेकी के ही ज़िम्मे में आता है। मगर बिलाल, आपको क्या लगता है कि जब हम ये छोटे छोटे काम कह रहे थे ना, कि घर जाके बताते कि भाई आज कुछ हम कोई शख्स हमें मिला और हमने इसके साथ ये कर दिया, ये नेकी कर दिया, तो लोग बोलते हैं ये तो अब ऐसे ही हो गया जैसे कि रोज की बात हो गई, ये क्या किया तो आपने? वैसा तो कुछ भी नहीं ऐसा। लेकिन एक बात है मतलब, होता ये है कि आपको इंटरनली बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। आप रास्ते में से आकर, अगर आपकी गाड़ी अगर कहीं लग जाती है, लेट्स सपोज, तो आप अगर उसको सिर्फ मुस्कुरा कर भी देख लेते हैं ना, और कहते हैं जाने तो हो गया, छोटा सा एक नुकसान है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन लोग सड़कों के ऊपर जो एक घंटा लड़ रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, अगर आप एक मुस्कुराहट भी पास कर देना तो आप पूरा दिन ये सोचते हैं, यार आई हैव डन समथिंग वेरी गुड। इंटरनली एक फीलिंग आती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे होते, आपकी दस्तरस में नहीं होती, बट छोटी छोटी कराची की सड़कों पर इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब बैक टू द पॉइंट, मैंने किया है ये अक्सर और बेशतर। कोई बाइक वाला किसी जल्दी में इधर से सीधे हाथ से उल्टे हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा है, एक हल्का सा स्क्रैच मार दिया, या शीशे के ऊपर जाके जो वो साइड मिरर पे लग जाता है, तो वैसे शीशा नीचे करके गाड़ी के सिर्फ मुस्कुरा के देखते हैं तो उसकी आधी टेंशन वहाँ खत्म हो जाती है। वो भी अपनी जिंदगी की टेंशन में होता है। मैं भी बगैर लड़े झगड़े जो है वो अपने प्रोग्राम का फोकस करते हुए, दिमाग में सोचते हुए कि आज फातिमा कौन सी अच्छी बात बताएंगी, ये सोचते तो भाई आज अच्छी बात तक पहुंच जाता यही है कि नेकी करें और छोटे छोटे काम करते रहें। जरूरी नहीं कि किसी टारगेट पर पहुंचने के लिए आप सिर्फ बड़े काम को फोकस करें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक अहम इंपॉर्टेंट खबर से
इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हैदराबाद में सीटीडी इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई के दौरान फितनाउल हिंदुस्तान के 2 रुपोश मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीटीडी हुकाम का कहना है कि कासमाबाद के इलाके से गिरफ्तार होने वाले मुबैना दहशतगर्दों के कब्जे से टेरर फाइनेंसिंग फंड की खतीर रकम भी बरामद हुई है। बिल्कुल ऐसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अभी एक बड़े जबरदस्त और काबिल अफसर राजा उमर खत्ताब जो कि सीटीडी इंचार्ज थे कराची के अंदर भी, तो वो उनकी रिटायरमेंट हुई तो एक बड़ी खामोशी छा गई और ये सोचने लगे कि अब इसके बाद कौन शख्स आकर ये काम संभालेगा। तो रिटायरमेंट के बाद भी वो बहुत सारी चीज़ों को टेकअप करेंगे एज अ थिंक टैंकर। तो उसी का एक हम देखते हैं अमली नमूना ये कि दहशतगर्दों से फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के अहम कागजी सबूत और रसीद बुक्स भी बरामद हुई हैं, यानी कि शवाहिद मिल चुके हैं, प्रूफ्स मिल चुके हैं। नाउ वी गोना जस्ट एग्जीक्यूट ऑल दोस टेररिस्ट। दहशतगर्द अप्रैल 2025 के अंदर लोनी कोट जामशोरों के मुकाम पर सीटीडी हैदराबाद के मोबाइल पर हमले में भी मुलव्विस पाए गए हैं। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक सीज़ फायर तो अब हो चुका है, उस पर मुआहदा भी हो गया, मगर उसके बाद ये हमें पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट किया गया था और हर जगह पर आप देख रहे होंगे, जगह जगह स्नैप चेकिंग, पुलिस हो, रेंजर्स हो या दीगर कार्रवाई करने वाले, तो बिल्कुल हाई अलर्ट है, अब भी है। और सीटीडी हुकाम ने मजीद बताया कि दहशतगर्दों से हमले में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया, मजीद तहकीकात की जा रही है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट एक अहम पेशरफ्त हुई है सीटीडी की जानिब से, वो इसलिए क्योंकि देखें एक तरफ पाक फौज मुसल्लह अफवाज जो है वो सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है और मसरूफ़ है, तो जाहिर सी बात है दीगर इदारे जो कानूनी कार्रवाई करने वाले जो अफराद हैं, जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भी अपने काम कर रही हैं। तो भाई हैदराबाद से एक बड़ी अपडेट है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूं, आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम में बैठकर मरकजी मुस्लिम लीग ने बताया था कि हुकूक कराची मार्च हम शुरू कर रहे हैं। संडे को जो है वो उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी और उसके बाद आगाज होना था, वो भी पोस्टपोन किया गया। मुख्तलिफ शहर के अंदर और शहर से निकलकर 144 नाफिज भी है, शहर से निकलकर जब हम बाहर बात करते हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो एक हैजान की कैफियत थी कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, जिसकी वजह से सारे प्रोटेस्ट, सारी चीज़ें मंसूख कर दी गई थी। और फिर अब ये कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इसका मतलब ये कि जो हाई अलर्ट था और जो थ्रेट अलर्ट थे वो सही थे, बर वक्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं जो हमारी फोर्सेस हैं। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि $1.2 अरब की अगली IMF किस्त दिसंबर तक मिलने की तवक्को है, जो कि अच्छी खबर है। वज़ीर ख़जाना दौरा अमेरिका पर हैं, जहां उन्होंने 20 वजारती इजलास में शिरकत की और लॉस एंड डैमेज फंड को फौरी तौर पर फाल करने पर भी जोर दिया है। अच्छा जी, वज़ीर ख़जाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोब से भी मुलाकात हुई, जिस दौरान वज़ीर ख़जाना उम्मीद ज़ाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द रिकॉर्डिंग मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। जी, ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि भाई जो मैशियत जो खुदा न खास्ता डूबते डूबते रह गई है, तो उसके लिए अच्छा है कि IMF जो हमें हमेशा शर्त लगा देता है और नए नए टैक्सेस देता है, तो अगली केस दिसंबर तक मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड ये की जा रही है। दिसंबर तक आने का मकसद ये होता है, IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, इसका मकसद ये होता है कि जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं तो आपकी GDP और आपके जो मामलात हैं, आपका खासतौर पर डॉलर जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अब दिसंबर के अंदर यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर के अंदर ये पेमेंट आनी है और इस पेमेंट के अंदर होगा ये कि कुछ टैक्सेस लगाने की भी बात की जा रही है। अभी जो बिजनेस कम्युनिटी काउंसिल है, उन्होंने बड़ा तशवीश का इज़हार किया था कि अगर ये नए टैक्सेस लगाते हैं, क्योंकि मैं ज़रा माजी में ले जाऊं कि FBR की जो डेट थी टैक्स जमा कराने की, वो भी 30 अक्टूबर तक कर दी गई है। हाँ। तो उसमें ये कहा गया था कि हम अभी टैक्सेस जमा नहीं करा पा रहे हैं, सैलाब आ चुका था, कहीं पर जो है वो फसलों की जो हालत थी वो बर्बाद हो चुकी थी फसलें। ये तमाम चीज़ें एक तरफ थी, दूसरी तरफ टैक्स नहीं जमा कर पाया FBR, तो उसके जो FBR के जो एक टारगेट्स होते हैं ना, वो पूरा नहीं हो पाए। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये IMF आने के बाद कोई नए टैक्सेस भी लागू किए जाएंगे। चले उम्मीद तो ये करते हैं कि भाई टैक्सेस ना लगें, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम इतनी महंगाई के चक्की में पिस रही है, तो घर का गुजारा मुश्किल हो गया। ये चक्की चला कौन रहा है? जाहिर सी बात है जो हमारे चक्की चलाता होगा पीसने के लिए, अगर आवाम पीस रही तो चला कौन रहा है? जाहिर सी बात है ये तो IMF ही, मैं तो कहूंगी कि IMF ही चला रही है चक्की, वो इसलिए क्योंकि टैक्सेस की भरमार है। अच्छा जी, मोहम्मद औरंगजेब की JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी वक्त से भी मुलाकात हुई, जिस दौरान दो तरफा शराकतदारी को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहदे की मंजूरी देगा। उन्होंने मजीद कहा कि IMF पाकिस्तान
पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई असलाहत ने मईशत को मुस्तहकम किया और अब तक तमाम असलाहत पाकिस्तान की अपनी मौशी दर्जात के मुताबिक हैं। तो ऐसा है, आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि असलाहत पाकिस्तान जो पॉलिसी बना रहा है उसी पर IMF अमल दरामद कर रहा है। नेगोशिएशंस होती हैं, कॉन्फ्रंटेशन होती है, ये तमाम चीज़ें मीटिंग्स करने का मकसद यही होता है कि जब आप उस मीटिंग में बैठते हैं तो आप अपनी कुछ शराइत सामने रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उनसे सिर्फ फंड्स ले रहे हैं तो वो जो कहेंगे वो हो सकता है। कुछ मुल्क की सलामती पर बात होती है तो वो उस पर जो पाकिस्तानी वुज़रा हैं वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्क की सलामती के ऊपर कोई चीज़ नहीं। कोई टैक्सेस अगर हैं तो वो ऐसे टैक्सेस जनरेट किए जाते हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर टैक्स का जो स्लैब है ना वो हमेशा बढ़ाया जाता है। बहरहाल ज़रा आगे बढ़ेंगे और ज़रा दूसरा रुख करते हैं खबरों का और आपको बताते चलें कि इजराइल ने सीज फायर माहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और ये हमने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज़ गोना हैपन, और जब ये मुआहदा होगा वो खिलाफ वर्जी करेगा और फिर उसके बाद फिर खामोश होकर बैठ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल को एक आपने मुआहदा दे दिया और वो उसके ऊपर मिन ऑन सिर्फ अमल दरामद होता दिखाई देगा। ऐसा नहीं हुआ। ये देखें, ये हमारा जो पिछले हफ्ते का अगर आप मॉर्निंग शो उठा के देखें तो उसमें ये बात कह चुके हैं। बिल्कुल फोकस थी ना बात की, डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, वो अपनी जबान से जो कुछ भी कहते हैं ना उस पर वो कायम नहीं रहते। तो यही हुआ है। इसराइली फौज ने गजा में सिरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए हैं। इसराइली फौज ने हमास का बहाना बनाकर गजा में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। अब ये हमलों का जो सिलसिला है ना वो फिर से शुरू कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि भाई हमास जो है उसने अपनी इस मुआहदे की पासदारी नहीं की और वो इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करा। जबकि हमने देखा, बिलाल, हमने देखा कि भाई हमास की जानिब से जितने भी इसराइली थे, चाहे वो अलाइव हो और अलाइव ना हो, तो उसके बाद हमने देखा कि वो वापस आए फिर इसराइल और उसके बाद जो है हमास ने अपना जो वादा किया वो पूरा किया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि भाई हमास अपने वादे नहीं कर रहा, तो क्या होगा, क्या होने जा रहा है। और फिर साथ ही साथ ये जो फिर से एक हमले शुरू कर दिए हैं, कई फ़लस्तीनी फिर से शहीद हो गए। बड़ा दुख, अफसोस साथ ही कहना पड़ रहा। अब वो लोग कहाँ गए जिन्होंने एक मुआहदा कराया था और फिर एक पूरा पैक्ट हुआ था। ट्रंप अंकल साहब जो आते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास ये मुआहदा है, ये मैं पेश कर रहा हूँ और फिर नोबेल प्राइज़ का मैं जो है वो हकदार हूँ। लेकिन अगर आपने वो जो मुआहदा था अगर वो पूरा नहीं करेगा कोई भी एक साइड, तो कौन जो है वो ऑब्जर्वर होगा, हु विल जज अबाउट दिस थिंग? तो वो कोई नहीं आ रहा ना, खामोशी है। अच्छा, तो फिर ये जो सालसी का जो किरदार निभाया था जिसमें कतर भी था, तुर्की भी थे, मुस्लिम ममालिक थे जितने भी थे, तो वो कब इस पर बोलेंगे? और जाहिर सी बात है बोलना तो है उन्होंने और यकीनन बोलेंगे भी, मगर बात ये है कि इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो एक हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ इस मुआहदे को और फिर से हमले शुरू कर दिए गए। फातिमा, यू रिमेंबर हमने कहा था कि अगर इजराइल कूदेगा भी इस आबादी की तरफ तो एक ही बहाना होगा, और वो आप देखें ऑन रिकॉर्ड उठाकर देखें बात, ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कही हमने बात कि पिछले हफ्ते में ये बात कही थी कि बहाना यही होगा कि हमास सुरंगों के अंदर बैठे हुए और हमास कोई ऐसी जो है वो कार्रवाई करने जा रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। वो उस बेसिस के ऊपर सुरंगों को निशाना बनाने के, ऑब्वियसली सुरंग के अंदर जाके तो रॉकेट नहीं मारेंगे ना, ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं, ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं, ऊपर जो स्कूल्स हैं, वो वहीं पर तबाह करने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, गजा में और इजराइल के नीचे सुरंगों का एक बहुत मुनज़्ज़म जाल बिछा हुआ है जिस तक अभी तक इजराइल नहीं पहुंच सका। ये हमने देखा है, ये हमने, क्योंकि अभी जब जंग थी, जब हमले जारी थे, तो हमने ये देखा जब ईरान की जानिब से भी जो हमले किए गए तो हमने इसराइल के अंदर भी देखा। अच्छा जी, साथ ही साथ जब ये बात हो रही थी तो अब ये देखना है कि मुस्लिम ममालिक जो है वो किस तरह से इस सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी हुई, जो अमन मुआहदा हुआ है, उसके बाद कैसा किरदार अदा करते हैं। मगर हम साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि बिलाल, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो नेतन्याहू हो, उनकी जो बात थी वो एक ज़बान से जो निकालते हैं वो उस पर कायम नहीं रहते हैं। तो अब ये क्या, किस रुख ये जंग इख्तियार करती है, अब हमास क्या जवाब देता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना होगा। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त बात है क्योंकि 2 जंगें हो चुकी हैं, तीसरी जंग की तरफ ये जाने की कोशिशें कर रहे हैं
अब ये देखना है कि तीसरी जंग के अंदर कौन कौन से ममालिक इस वक्त, अब पहली तो चीज़ ये थी कि अच्छी बातें थी, कल मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुछ लोगों से कि इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। अच्छा, एक सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इमदादी सामान भी नहीं पहुंच सकता। इसराइल ने ये खबरदार कर दिया कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये जो बात पहुंची थी ना कि वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ मस्जिदों में अज़ानें हो रही हैं, इमदादी सामान पहुंच रहा है। अभी फातिमा ने जो अपडेट दी कि इमदादी सामान भी नहीं पहुंच रहा है, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद पैलेस्टीनियंस ना, और यूनाइटेड नेशन क्यों खामोश है उसके ऊपर, ये बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है जी, एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। साइट एरिया में वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड जो है वो कार्रवाई कर रही हैं। रेस्क्यू की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे हैं ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान, जरा अपडेट कीजिएगा, ये आग किस नौयत की बताई जा रही है? रेस्क्यू 1122 या जो KMC के फायर फाइटर्स हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल, ये आग जो है साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री के गोदाम की बेसमेंट में आग लगी थी। सुबह 8 बजे के करीब ये वाकया पेश आया था। ताहम इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन अब 10 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो इस टाइम पर आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग जो है वो बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है और फैक्ट्री की बेसमेंट में आग लगी थी। आग की शिद्दत के बायस धुआं होने और ज्यादा रास्ता बंद होने की वजह से हैवी मशीनरी की मदद से जो दीवारें हैं वो गिराई जा रही हैं। 2 वाटर बाउजर और 7 से ज्यादा फाइट फाइंडर एक साइड से, जबकि 5 से ज्यादा गाड़ियां दूसरी साइड पे आग पे काबू पाने में मसरूफ अमल दिखाई दे रही है। फैक्ट्री में फोम और बिजली के तार मौजूद हैं, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ठीक है ज़िशान, ये भी बताइएगा कि क्या कोई इस फैक्ट्री में अमला मौजूद था या है, और इस आग को किस दर्जे की करार दिया जा रहा है? इब्तदाई तौर पर तो जो अमला था उसको फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया था। ये बेसिकली गोदाम था और सुबह का वक्त था, ताम ज्यादा अमला ना होने के चांसेस हैं। ताम अभी तक कहना कबल वक्त होगा कि इससे कोई आग से मुतासर हुआ है या कोई मजदूर या मुलाजम इससे जख्मी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम जो है इस पर आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ताम दूसरी साइड से जो रास्ते ना होने की वजह से कंजस्टेड रास्ता है, तो दूसरी साइड से जो दीवार गिराई जा रही है उसके बाद जाकर पता चलेगा और आग पर मजीद काबू पाया जा सकेगा। बेहतर तौर पर दीवार गिराने के बाद ही सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। फिलवक्त वहां पर धुआं जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है और आग के जो शोले हैं वो बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रेस्क्यू को काम इस कोशिश कर रहे हैं कि आग जो है वो बेसमेंट तक और गोदाम। ठीक है, जरा ये भी बताइएगा ज़िशान, माली नुकसान का तखमीना लगाया जा सका है और खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? फिलहाल ये कहना अब कबल वक्त होगा। माली नुकसान के बारे में तखमीना जो है वो आग पर काबू पाने के बाद जो कूलिंग का अमल होगा उसके बाद ही एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें बताया जा सकेगा कितना नुकसान हुआ है। ताम फिलहाल किसी जानी नुकसान की इतला हमें मौसूल नहीं हुई है। अच्छा ज़िशान, हम ये देख रहे हैं कि सुबह के वक्त या रात के वक्त कराची में जो इस तरह के वाकयात हैं आग लगने के बढ़ रहे हैं, मगर क्या इदारे क्या काम कर रहे हैं? जिस तरह से हमारे फायर टेंडर्स हैं और इस तरह की KMC की जितने भी स्नार्कल्स हैं वो भी तबाही का शिकार हैं, तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस इंतजामिया की जानिब से इन फैक्ट्री मालिकान या कारोबार जो भी, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो या कोई सा ऑफिस हो, उसमें हम नहीं देख पा रहे होते हैं? और माजी भी यही इसी तरह से है कि भाई कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता या ऐसे आलात नहीं नस्ब किए जाते हैं कि फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करके आग पर थोड़ा बहुत तो काबू पा लिया जाए। जी बिल्कुल फातिमा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। 2 रोज कबल ही NTN न्यूज में इस हवाले से खबर भी ब्रेक की है। रेस्क्यू के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनके साथ हमने एक प्रोग्राम भी किया है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। रवां साल सिंध भर के अंदर 1462 जो हैं वो आग लगने के वाकयात पेश आए हैं, जिनमें सिर्फ 657 केसेस जो हैं वो कराची में हैं। जब भी रिपोर्ट्स बनती हैं, रिपोर्ट्स में रेस्क्यू की तरफ से वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 90% जो बिल्डिंग्स हैं, 90% जो इमारतें हैं, चाहे वो रिहायशी इमारतें हों, कमर्शियल इमारतें हों या फैक्ट्रीज वगैरह हों, वहां पर जो आग के हंगामी अखराज के जो रास्ते होते हैं वो नहीं बनाए गए। जबकि 80% जो ऐसी इमारतें ये भी सामने आई हैं जिनके अंदर जो है वो फायर फाइटिंग का जो इब्तदाई अलार्म वगैरह और जो स्प्रे सिलेंडर वगैरह होते हैं वो वहां पर मौजूद नहीं होते, इक्विपमेंट दिखाई नहीं देते हैं। 80% रिपोर्ट्स जो हैं वो अदारों को इरसाल कर दी जाती हैं रेस्क्यू की जानिब से। रेस्क्यू के पास कार्रवाई करने का अख्तियार तो नहीं है, लेकिन रेस्क्यू जो है वो मुतलका अदारों को रिपोर्ट्स तसलसल के साथ भेज रहे हैं। ताम जो शहर में कार्रवाई करने का अख्तियार है वो मुतलका DCs को होता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले को होता है, इनके इंस्पेक्टर्स को होता है।
ताहम ये लोग जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और शहरियों की जिंदगियां जो है वो खतरे में हैं। ठीक है ज़ीशान, ये भी बताइएगा कि जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के अंदर आग लगने के वाक़यात में इजाफा होता है, कोई कमेटी ऐसी है जो इस बात की इंस्पेक्शन कर सके कि ये वाकई एक कुदरती अमल था या फिर ये लैक ऑफ जो इस वक्त प्रिकॉशनरी जो इस वक्त इनके पास फाइटर्स के जो आग बुझाने के जो आलात होते हैं वो मौजूद हों, या जैसे आपने एग्जिट के ऊपर एक रिपोर्ट बताई कि फायर एग्जिट यहाँ पर कहीं पर मौजूद नहीं है, कोई कमेटी ऐसी है जो ये मॉनिटर कर सके? बिलाल फिलहाल ये हुकूमत की नाअहली करेंगे, नाअहली कहेंगे या डिपार्टमेंट्स जिन अदारों ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, जो अदारे इनको अप्रूवल्स देते हैं फैक्ट्रियाँ बनाने की या बिल्डिंग्स बनाने की, ये उनकी नाअहली ही कह सकते हैं कि 90% इमारतों में जो हंगामी खराज के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा जाता। 80% इमारतों के अंदर जो है वो आग बुझाने के जो इब्तदाई आलात होते हैं वो भी नस्ब नहीं है। अगर जहाँ कहीं पे अगर नस्ब दिखाई भी देते हैं तो वहां पर अमले को मुकम्मल ड्रिल्स नहीं करवाई गई हैं, उनको ऑन या ऑफ करने का या उससे इब्तदाई तौर पर निपटने के तरीकाकार नहीं सिखाए गए हैं। अमला जो है वो उसको नहीं काबू पा सकता, इसलिए ये आग जो है वो बढ़ जाती है, आग जो है शिद्दत अख्तियार कर जाती है। ताहम उसके बाद रेस्क्यू जाकर आता है। फिर उससे सबसे बड़ा सवाल है कि कंजस्टेड एरिया रिहायशी इलाके हैं जिनमें ये फैक्ट्रियां और गोदाम तामीर किए गए हैं, इनके खिलाफ किसी भी अभी तक ना तो कोई कमेटी तश्कील दी गई है, ना ही किसी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करने की जहमत की है। रिहायशी इलाकों के अंदर फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे फैमिलीज रिहाइश पजीर होती हैं, उन्हीं इलाकों में फैक्ट्रियां बन जाती हैं और फिर कोई शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगती है या किसी दूसरी वजह से आग लगती है तो उसमें शहरियों की जिंदगियों दाव पर लग जाती हैं, उनको नुकसानात होते हैं। पिछले दिनों भी शेरशाह के इलाके में एक आग लगी थी, वो 40 साल पुराना गोदाम था, उसमें ऑयल और मोमबत्ती का गोदाम था जिसमें आग लगी थी। शाम फायर ब्रिगेड के पास वहां उस गली के अंदर उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए भी रास्ता मौजूद नहीं था, पाइप्स को ज्वाइंट करके वो उस आग पर काबू पाया गया था। ठीक है, आपने बताया कि तकरीबन 1500 से जायद जो है वो वाकयात पूरे सिंध भर में और कराची में तो हम हर दूसरे दिन ये खबर पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आग लग गई है। अब जबकि इतनी ज़्यादा आग लग रही है और रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है तो भाई सिंध हुकूमत का क्या किरदार है? क्या सिंध हुकूमत क्या कर रही है, क्या करने जा रही है? किस तरह से महफूज रखें लोगों को जो काम करते हैं फैक्ट्रीज में, बैंक्स में या किसी भी ऑफिस में, और उनके असासे, जाहिर से बात है असासे भी जल जाते हैं। जी बिल्कुल फातिमा, देखें जब कभी कोई फैक्ट्री तामीर होती है या किसी फैक्ट्री को लाइसेंस दिया जाता है तो या कोई रिहायशी या कमर्शियल इमारत तामीर होती है तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो 62 के करीब डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे एनओसी हासिल करना पड़ती है, चाहे वो बिल्डर्स हों या फैक्ट्री मालिकान हों या कोई भी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम तर अदारों में चंद एक को छोड़कर पैसे का जो कमाल है वो जौहर दिखाए जाते हैं, वहां से पैसे खर्च करके एनओसी ले ली जाती हैं, ना तो कोई साइट विजिट होता है ना उसकी बिल्कुल ऐसा ही है कि कई इदारों से एनओसीस लेनी पड़ती है, फिर जाके ये फैक्ट्रीज और ये ऑफिस कायम किए जाते हैं, तामीरात किए जाते हैं। ज़ीशान मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहरहाल जरा आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कराची में हमने देखा, पाकिस्तान में हमने देखा कि जो गैर मुल्की यहाँ पर पाकिस्तानी हैं और जो अफगानिस्तान से की शहरियत रखते हैं कि उनके इनखला का एक बार फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। सिर्फ यहाँ पर नहीं फातिमा, यूरोपीय ममालिक ने 20 यूरोपीय ममालिक हैं जिन्होंने यूरोपीय कमीशन से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तौर पर जो रिहाइश पजीर अफगान शहरी हैं उनको वापस भिजवाया जाए। अब गैर मुल्की मीडिया है उसने ये इस बात को एंडोर्स किया है कि बेल्जियम के वजीर बराए पनाहगुज़ीन और हिजरत ये जो वजीर हैं उन्होंने ये बताया कि 20 यूरोपीय ममालिक ने कमीशन को लिखा गया ख़त जो है उसको पढ़ के सुनाया कि उसमें मुतालबा किया कि भाई इनको यहाँ से निकालें, ये दर्द सर बन सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान के लिए बन रहा है। बिल्कुल ऐसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक ने भी अब ये देखकर ये मुतालबा किया है कि गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। और निलियन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक का कहना था कि वापसी का ये अमल रजाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है और इसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ख़त लिखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, कब्रिस, जमहूरिया चेक, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन और नॉर्वे शामिल। मतलब
आप देखें पूरे यूरोप के जो ममालिक है उनमें अफगान मुहाजिरीन हैं। अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भाई अब जो कि एक मुआहदा था यूरोपीय यूनियन से और यूनाइटेड नेशन से, अब इस पर जोर दिया जा रहा है कि भाई ज़बरदस्ती भी हो सकती है कि हम अफगान महाजरीन को उनके अफगानिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अफगानिस्तान में अब तो जंग हो नहीं रही है, तो वापस भेजें। वो ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि 2021 में तालिबान के पास ये अफगानिस्तान आया था और उसके बाद अब जब अमेरिका का इनखला हो गया था तो अब एवरीथिंग वो सेटल डाउन। तो फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा जो है वो ना होने की वजह से अफगान बाशिंदे यहीं पर थे, लेकिन अब उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक मुआहदा नहीं है हमारे पास। हत्ता कि किसी जुर्म में मुलविस होने के बावजूद अफगान शहरियों को वापस नहीं भेज सकते हैं। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो पनाह गुज़ीन की जो पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल बिखर कर रह गई है, क्योंकि एक पॉलिसी होती है हर मुल्क के साथ, एक आपके इकोनॉमिक टाइज होते हैं, आपके एक मॉरल टाइज होते हैं, आपके मिलिटरी टाइज होते हैं। इनके साथ कोई टाइज ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत आई उसके बाद अब तक पॉलिसी नहीं है। या तो पॉलिसी बनेगी या ये सारे वापस। अभी देखना ये पॉलिसी कब बनेगी। मूविंग फॉरवर्ड, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो इस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। वही बात कि भाई भारत रोके सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं, जो सदर ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप के पास एक जादू की छड़ी है, वो है टैरिफ। तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। अब्बू अगर कहें तो बेटा कैसे बुरा मान सकता है, और बेटा कैसे जो है वो नहीं माने। तो भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा कि वो तेल लेना चाहते हैं या अब्बू के साथ जो है वो बैठना चाहते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप काफी नाराज है मोदी से। हर बार वो कहते हैं कि 7 जहाज गिराए थे, 7 जहाज गिराए थे। ठीक है जी, अब मज़ीद खबरें शामिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हांगकांग का जिक्र करते हैं। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाक़े में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 ग्राउंड स्टाफ के अफराद हलाक हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक अमारात की परवाज जो एक बोइंग तैयारा था और तुर्क कार्गो लाइन एयर की मिल्कियत थी, दुबई से हांगकांग पहुंच रही थी। तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:50 बजे शिमाली रनवे पर लैंडिंग के दौरान एक ग्राउंड गाड़ी से टकरा गया और इस हादसे के नतीजे में जो है ना, हम ये देख रहे हैं कि कुछ हलाकतें हुई हैं और कुछ जख्मियों को बचा लिया गया। हाँ बिल्कुल, हादसे के बाद 2 ग्राउंड स्टाफ एहलकार, जैसे कि आपने बताया कि वो समंदर में गिरकर जो है वो गिर गए थे, लेकिन उन्हें रेस्क्यू किया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। तो 2 की अब तक जो है वो अब आवाज़ आई, कंफर्मेशन आई है। तैयारे में मौजूद 4 अमले के अरकान महफूज भी रहे हैं और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। ये भी एक बड़ा एक हादसा हुआ है, 3:30 बजे सुबह हुआ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छी खबर आप सुना देते हैं आवाम को, और ये है पाकिस्तानी अमेरिकन बॉक्सर जहांजेब रिजवान ने न्यूयॉर्क के बार्कले सेंटर में मुनक्किदा प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अमेरिकी बॉक्सर ट्रेवन को दूसरे राउंड के दूसरे मिनट में नॉकआउट करके एक यादगार फतह अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। और तारीखी फाइट में जहांजेब रिजवान ने सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों पर मुश्तमिल लिबास पहनकर सबके दिल जीत लिए हैं, और एंट्री भी उन्होंने इसी लिबास में दी। पाकिस्तानी अमेरिकन जो शायकीन हैं उन्होंने अपने कौमी हीरो का पुरजोश इस्तकबाल भी किया। फाइट के आगाज़ से ही जहांजेब रिजवान अपने हरीफ पर हावी रहे और ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर दी, और मुक्कों से यही हुआ कि वो नॉकआउट हो गए। दूसरे राउंड के दौरान जहांजेब की ज़बरदस्त मुक्कों की बरसात और नॉकआउट। बिल्कुल, और ये अच्छी खबर थी भाई। आगे बढ़ते हैं, बल्कि एक खबर और इसमें ऐड कर लेते हैं जी। आप लोगों को पता है व्यूअर्स कि हमारे पास एक बॉक्सर आते हैं जो कि पाकिस्तानी बॉक्सर हैं, शहीर आफरीदी, और बड़े ज़बरदस्त बॉक्सर हैं। उन्होंने कल ही मुझे मैसेज आया कि कल उन्होंने आई थिंक इंटरनेशनल एक बॉक्सर हैं मैथ्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको भी नॉकआउट कर दिया, उनको भी हरा दिया, और माशाल्लाह से अब उनका नाम उन बॉक्सर्स में आ चुका है कि 17 फाइट्स उन्होंने की हैं विदाउट एनी लॉस। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी आगे बढ़ते हैं, और सेहत के हवाले से ये आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। बिल्कुल ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो सेहत इंसान की सबसे कीमती दौलत है। ये एक ऐसी नेमत है जिसकी असल कदर अक्सर लोग उस वक्त समझते हैं जब ये छीनने लगती है। वो सिर्फ एक जिस्मानी सरगर्मी नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, उसके बगैर तो लाइफस्टाइल अधूरा रह जाता है। तो भाई चलें जी, इसी के हवाले से आपको इस सेहत के
सेगमेंट में ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ हमारे जिस्म को मुतहरिक रखता है बल्कि हमारे जहन, मिजाज और मजमूई ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। और हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ सहूलतें बढ़ गई हैं मगर जिस्मानी हरकत कम हो गई है। नतीजा क्या होगा बिलाल? बीमारियां ज़्यादा हो जाएंगी फातिमा, तवानाई कम हो जाएगी, ऑब्वियसली यू फील वेरी डाउन, ड्राउजी और लेथार्जिक फील करेंगे आप। जिंदगी की रफ्तार गैर मुतवाज़िन हो जाएगी। वर्जिश का मकसद मैं आपको बताऊं कि सिर्फ वजन कम करना नहीं होता। कुछ लोग ये सोचते हैं हम जिम जाएंगे तो वजन बढ़ा लें या वजन कम कर लें। ये जिस्म बनाना नहीं होता ये मकसद, बल्कि जिस्म को उसके असल तवाजुन में लाना होता है, यानी कि एक बैलेंस होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़े दुबले पतले से होते हैं लेकिन बड़े फिट होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा थोड़े से चबी होते हैं लेकिन बड़े फिट होते हैं, क्योंकि वो रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करते हैं। इससे होता क्या है, दिल की धड़कन एक बैलेंस अंदाज में चलती है। जो आपका दिल धड़कता है ना, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सारे लोग जान की बाजी हार जाते हैं। ब्लड प्रेशर की आपको कभी बीमारी नहीं होती, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होता। इस सबसे बढ़कर आपका जो जहनी दबाव, डिप्रेशन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी इंसान को कई बड़ी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज और मोटापे से महफूज रख सकती है। बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोग वक्त की कमी, सुस्ती या मसरूफियात का बहाना बनाकर बिलाल वर्जिश नहीं करते और सोचते भी नहीं है और सालों गुजर जाते हैं, फिर जो बीमारियां ना वो हमें घेर लेती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम रोजाना थोड़ा सा वक्त वर्जिश के लिए निकाल लें तो ना सिर्फ हमारा आज बेहतर हो सकता है बल्कि हमारा कल भी महफूज हो सकता है। तो भाई वर्जिश करें। एक साइंटिफिक स्टडी बता देता हूँ, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, एक्सरसाइज से, जिम्नेजियम से, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से। तो एक स्टडी मैंने पढ़ी, आपको पता है दुनिया के सबसे ज्यादा लोग किस दिन जिम जाते हैं? डू यू नो दैट? मुझे नहीं पता। 1 जनवरी को, क्योंकि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं दिसंबर के अंदर कि अब हमने जिम जाना है। पहले हफ्ते ये जिम जाते हैं बाकायदगी से, दूसरे हफ्ते के अंदर 2 दिन जाते हैं। ये स्टडी है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। और तीसरे हफ्ते के अंदर कहते हैं यार बस अब हमारी बहुत हो गई है, अब नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर वो अगले साल फिर रेजोल्यूशन आता है। तो इस रेजोल्यूशन को हर क्वार्टरली अगर आप रिन्यू करें ना, यानी कि 3 महीनों के बाद, तो शायद अब एक महीना जा सके। है बिल्कुल भाई। अब बिलाल का फेवरेट टॉपिक टूरिज्म, टूरिज्म आ गया है भाई, आ गया टूरिज्म का वक्त आ गया है। आज हम लेकर जा रहे हैं आपको जिला पाकपतन का शहर आरिफ वाला, जो कि अपने सकाफती विरसे और तारीखी अहमियत के हवाले से एक बड़ी जो है वो पहचान रखता है। 1924 के अंदर कायम होने वाला ये जो शहर है, इस शहर का रेलवे स्टेशन जो आरिफ वाला रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। देखते हैं। आरिफ वाला रेलवे स्टेशन बरतानवी दौरे हुकूमत में 1924 में कायम किया गया, जब रेल का निजाम तेजी से पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। इस स्टेशन को जनूबी पंजाब को दीगर बड़े शहरों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस वक्त ये स्टेशन एक अहम जंक्शन का किरदार अदा करता था, जहाँ से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली रेलगाड़ियाँ गुजरती थी। जी बिल्कुल, ये रेलवे स्टेशन बड़ा तारीखी है। तकरीबन 1924 में इस रेलवे स्टेशन को आवाम की सहूलत के लिए काम किया गया था। एक वक्त था कि जब यहाँ पर 10 ट्रेनें आया जाया करती थी और यहाँ से मुसाफिरों को लेकर दूसरे शहरों की तरफ लोग ट्रेनें लेके जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो रेलवे की नालियाँ हैं वो सामने आती गई और जो ट्रेनें हैं वो कम होके अब सिर्फ 2 रह गई हैं। बाबा फरीद एक्सप्रेस, एक जो लाहौर से कराची की तरफ और कराची से लाहौर की तरफ जो जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो पाकिस्तान रेलवे है इस पर तवज्जो दे और ट्रेनों की तादाद जो वो बढ़ाई जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं वो जो बेहतरीन ट्रांसपोर्ट है रेलवे की, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। इस स्टेशन की इमारत बरे सगीर के रवायती बरतानवी दौर के स्टेशनों से मुशाबत रखती है। मजबूत ईंटों की दीवारें, छत पर लकड़ी की बीमें और पुरानी तर्ज के लोहे के गेट, ये सब इस जमाने की फनो तमीर और इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत हैं। अगरचा वक्त के साथ इस इमारत में कुछ तब्दीलियां आई, लेकिन इसकी पुरानी झलक आज भी नुमाया है। मैं आरवाला का रहायशी हूँ, रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। इधर का माहौल जो अच्छा नहीं है। ट्रेन एक चलती है, 2 ट्रेनें होनी चाहिए। इधर का माहौल अच्छा करना चाहिए और 2 ट्रेनें चलनी चाहिए, ताकि मुसाफिरों को इधर कोई दिक्कत ना हो। और इधर मैसेंजर जो होते हैं 40 से 50 होते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई सहूलत की जाए। ये स्टेशन तवील अरसे तक मुकामी तजारत और अवामी आमदोरफत का मरकज रहा। किसान अपनी अजनास दूसरे शहरों तक पहुँचाते और लोग अपने पैरों से मिलने यहाँ से सफर करते हैं। अगर इस स्टेशन की मरम्मत और सहूलतों में बेहतरी की जाए तो ये दोबारा इलाके की तरक्की में अहम
अहम किरदार अदा कर सकता है। आरिफवाला रेलवे स्टेशन महज एक इमारत नहीं बल्कि इस शहर की तारीख, तरक्की और सकाफत की अलामत है। इसकी बहाली न सिर्फ माजी की यादों को जिंदा रखेगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती विरसा भी साबित होगी। कैमरा टीम के साथ हाजी उमर हसन, NTN न्यूज, आरिफवाला। तो ये आरिफवाला की सकावती चीज़ें आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए देखी। हम अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि हमने करना है और वाजे करना है कि भाई कराची में कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं और किसके खिलाफ हो रहे हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर थोड़ा सा तेल डलवा कर वापस आते हैं और फिर से दौड़ेंगे। और इस बार जो दौड़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ मुल्की लोग बिठा के दौड़ेंगे उस ट्रेन के। तो आप लोग समझ गए होंगे बात क्या करें। हम बात करें अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, वेलकम है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो रह रहे हैं, हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन में क्या कुछ हो चुका है आप लोगों को बताएंगे एक ब्रेक के बाद।